Hello everyone, my name is Kuldeep and I welcome you all to today's session of 20 CLAT GK questions from the Hindu. So without wasting any time, let's start with the first question itself. So first question which I framed is with regard to the Namgyal monastery is the seat of the Dalai Lama and is located in which of the following places, also known as Little Lhasa. So if you will read today's Hindu newspaper, you will see there is one photograph on the first page itself. Which is regarding these Buddhist clerics. So 2-3 छोटे छोटे बच्चे हैं जो घूम रहे हैं एक स्ट्रीट के ऊपर पे, और एक्चुअल में इफ यू नो कि जब चाइना के अंदर तिब्बत को पार्ट बनाया गया था तो वहां पे सिर्फ दलाई लामा भाग के इंडिया आ गए थे एंड वहां पे जितने भी टिबेटन्स थे उन्होंने धर्मशाला को इंडिया में अपना होम बनाया था. सो एक्चुअल में जो नामग्याल मोनेस्ट्री, इट्स अ मोनेस्ट्री इन मैक्लोडगंज इन धर्मशाला एंड इट इज द सीट ऑफ द प्रेजेंट दलाई लामा ऑल्सो. सो इन दिस केस द आंसर टू द फर्स्ट वन वुड बी C. McLeodganj in Himachal Pradesh. Now let's come to the second question. Another very important news which has come up in news today. So the question is, consider the following statement with respect to Aadhaar and identify the incorrect statement. So pay attention that I've asked which of the following is an incorrect statement, not the correct statement. So let's look at the options. First is Aadhaar is the world's largest biometric ID system. So probably this is true. Second, आधार इज अ प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी. सो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने आधार को डिजाइन ही करा है एज अ प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी, विच मीन्स दिस इज ऑल्सो करेक्ट स्टेटमेंट. थर्ड, आधार इज नॉट ए प्रूफ ऑफ सिटीजनशिप. सो कई लोगों को कंफ्यूजन होता है कि जो आधार कार्ड, अगर आपके पास आपका आधार कार्ड है तो आपके पास इंडियन सिटीजनशिप है, विच इज एक्चुअली नॉट ट्रू. सो अगर आपके पास आपका आधार कार्ड है, एकदम जो नए वाले आए कार्ड्स, पीवीसी कार्ड्स आ रहे हैं नए वाले, उसके ऊपर एक्चुअल में लिखा हुआ भी रहता है दैट आधार इज अ प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी एंड नॉट सिटीजनशिप. ये आपके आधार कार्ड पे भी लिखा हुआ है, विच मींस आधार इज नॉट ए प्रूफ ऑफ सिटीजनशिप, विच मींस दिस इज ऑल्सो करेक्ट. लेट्स लुक एट द लास्ट स्टेटमेंट. आधार इज ए प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ. सो आप आज का हिंदू न्यूज़पेपर पढ़ेंगे तो फर्स्ट पेज पे ही आधार रिलेटेड एक न्यूज आई है कि UIDAI, यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जो एक्चुअल में रेगुलेट करती है आधार को, उसने एक क्लैरिफिकेशन जारी करा है जिसके अंदर UIDAI ने बोला है कि अब ये एजेंसी पे डिपेंड करेगा कि वो आधार को एज अ प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ यूज करना चाहते हैं या नहीं. सो एक्चुअल में पहले डेट ऑफ बर्थ के लिए यूज किया जा रहा था, फिर 2023 दिसंबर के अंदर UIDAI ने डिक्लेयर करा कि जितनी भी एजेंसीज है गवर्नमेंट एंड प्राइवेट, वो आधार को डेट ऑफ बर्थ के प्रूफ के लिए यूज ना करें. बट जब यहां पे ये समझ में आया कि इससे लोगों को, पब्लिक को इनकन्वीनियंस बहुत ज्यादा हो रही है, सो देन द UIDAI डिसाइडेड कि वी आर गोइंग टू पुट इट ऑन द एजेंसी. इफ इट वांट्स टू यूज इट देन इट कैन डू अ रिस्क असेसमेंट सर्वे एंड देन फाइनली टेक अ डिसीजन, which means Aadhaar is not a proof of date of birth as of now, and we have to follow the development so that we know कि actual में आधार को अपन proof of date of birth की तरह यूज कर सकते हैं या नहीं कर सकते. नेक्स्ट पे आते हैं. नेक्स्ट इज अनदर इंटरेस्टिंग. सो अनदर क्वेश्चन टेकन फ्रॉम अ फोटोग्राफ. सो एक फोटोग्राफ है आपके हिंदू के न्यूज़पेपर में जिसमें देयर इज वन लेडी जो एक आपके तराजू पे है और उसमें एक साइड पे गुड़ रखा हुआ है, आपका जैगरी रखी हुई है और उससे उनका वेइंग हो रहा है. सो वो जो फोटो है वो डील करती है मेदाराम जटारा से. जटारा का मतलब ही होता है मेला. सो मेदाराम जटारा इज एक्चुअली एशियाज लार्जेस्ट ट्राइबल फेस्टिवल. सो सबसे बड़ा ट्राइबल फेस्टिवल है. सो आई एक्चुअली डिड अ गूगल सर्च और थोड़ा मैंने रिसर्च करा, बट मेरे को कोई वर्ल्ड की लिस्ट नहीं मिल रही थी. तो इट इज पॉसिबल दैट इज प्रोबेबली द लार्जेस्ट ट्राइबल फेस्टिवल ऑल्सो, बट एज ऑफ नाउ वी आर श्योर दैट इट इज एशियाज लार्जेस्ट ट्राइबल फेस्टिवल. और अगर मैं फेस्टिवल्स की बात करूं तो सबसे बड़ा फेस्टिवल इंडिया का कौन सा है? सो अगर फेस्टिवल्स की टर्म्स में देखा जाएगा तो कुंभ मेला इज द लार्जेस्ट फेस्टिवल. और अपन में जब मैं लार्जेस्ट फेस्टिवल की बात कर रहा हूं तो मैं यहां पे लोगों के पार्टिसिपेशन से कर रहा हूं, तो उस हिसाब से ये सेकंड लार्जेस्ट फेस्टिवल इंडिया का भी है और लार्जेस्ट ट्राइबल फेस्टिवल इंडिया का भी है. सो द क्वेश्चन इज रिगार्डिंग कि जो मेदाराम जटारा होता है, ये फेस्टिवल होता है, ये किस स्टेट में सेलिब्रेट किया जाता है? सो द ऑप्शंस आर झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ एंड तेलंगाना. सो ऑल्दो हैदराबाद इज पार्ट ऑफ तेलंगाना और बहुत ही ज्यादा अर्बन एरिया भी है, बट तेलंगाना के अंदर बहुत सारे ट्राइबल हैमलेट्स भी हैं. सो एक्चुअल में मेदाराम जटारा जो कोया ट्राइब सेलिब्रेट करती है, विच इज द सेकेंड लार्जेस्ट ट्राइबल ग्रुप ऑफ तेलंगाना, इज अ फेस्टिवल इन तेलंगाना.
नेक्स्ट पे आते हैं। सो आपकी ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका मेन फोकस होता है कि कैसे हम जितने भी अपने इलेक्ट्रिक अप्लायंसेज हैं, ईवीज हैं, उन सबको और एफिशिएंट बनाएं। सो इन्होंने रिसेंटली एक रिपोर्ट निकाली है जिसके अंदर दे हैव गिवन अ डिटेल ऑफ द स्टेट्स विच हैव हाउ मेनी चार्जिंग स्टेशंस। So, as per the Bureau of Energy Efficiency report, which of the following has topped the list of states and UTs in terms of number of EV charging stations in India? So, simply we have asked कि सबसे ज्यादा EV charging station किस स्टेट के अंदर है? So, answer here is कर्नाटका and बहुत ज्यादा नंबर्स नहीं है, it's only 5000. अगर मैं आपको एक कंपैरिजन दूं कि बहुत सारी कंट्री जिनके साथ अपन कंपीट करना चाहते हैं वो कहां स्टैंड करते हैं, तो फर्स्ट पे चाइना आता है जिसके अंदर अराउंड 72 lakhs, नॉट 7 lakhs, 72 lakhs चार्जिंग पॉइंट्स हैं और करीब करीब 18 lakhs चार्जिंग स्टेशंस है। सो इन कंपैरिजन इंडिया के पास अभी 1 lakh चार्जिंग स्टेशंस भी नहीं हुए हैं। सो उससे अपन को आइडिया लग सकता है कि अपन ईवी अडॉप्शंस के अंदर कितना पीछे है चाइना से। Let's come to the next question. So next question is also very important. So CLAT के अंदर स्पोर्ट्स रिलेटेड क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा आते हैं एंड अभी इंडिया एंड इंग्लैंड की टेस्ट सीरीज चल रही है एंड उसके अंदर जो आपके न्यूबी आए हैं यशस्वी जायसवाल, he has become one of the 3 people to score 2 consecutive centuries as the youngest one. So with taking that into context, I frame this question कि who among the following is the youngest player to score 2 consecutive double centuries in Test cricket? So actual में consecutive centuries बनाने वाले 7 लोग हैं और यहां पे क्वेश्चन है कि who is the first या सबसे youngest कौन था जिसने consecutive double centuries बनाई। So उसके ऑप्शन है आपके पास विनोद कामली, द ग्रेट डॉन ब्रैडमैन, थर्ड यशस्वी जायसवाल जो रिसेंटली करा एंड फोर्थ इज ग्रेम स्मिथ। सो आंसर हियर इज एक्चुअली विनोद कामली। ओके, सो डॉन ब्रैडमैन सेकंड यंगेस्ट से, दोनों 21 ईयर सम डेज का फर्क था। यशस्वी जायसवाल इज थर्ड एक्चुअली जो 22 ईयर समथिंग एज है एंड ग्रेम स्मिथ वाज द फोर्थ वन। सो इसमें अपना आंसर हो जाएगा ए विनोद कामली। नेक्स्ट लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो अब आप जब वर्ल्ड पेज पे जाओगे तो देयर यू विल फाइंड दिस क्वेश्चन आल्सो देयर ओनली। तो क्वेश्चन रिलेट करता है आपका अफ्रीका से। सो वेस्ट अफ्रीकन कंट्रीज बहुत ही ज्यादा इनफेमस हैं वहां पे मिलिट्री कूप्स के लिए। मिलिट्री कूप्स का मतलब क्या होता है कि कहीं पे डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट होती है या इट्स पॉसिबल कि वहीं पे मोनार्की हो और वो जहां पे जो मिलिट्री होती है वो जाके उसमें उसकी जो सिविलियन लीडरशिप है उसको रिप्लेस करके मिलिट्री रूल स्टैब्लिश कर दे। जिसका सबसे अच्छा एग्जांपल है पाकिस्तान। नॉट द प्रेजेंट पाकिस्तान, अपन आज के पाकिस्तान को बोलते हैं कि इनडायरेक्टली या पर्दे के पीछे से जो स्टैब्लिशमेंट है, स्टैब्लिशमेंट का मतलब है यहां पे कि आपकी पाकिस्तान आर्मी, आईएसआई ये पर्दे के पीछे से रूल करते हैं। बट जब परवेज मुशर्रफ थे या फिर जिया उल हक थे उस टाइम में वो लोग डायरेक्टली ही रूल कर रहे थे पाकिस्तान को। सो अफ्रीका की ऐसी कौन सी कंट्री है जो कभी भी मिलिट्री कूप और सिविल अनरेस्ट जिसने नहीं देखा है सिंस इट्स इंडिपेंडेंस 1960? सो अभी प्रेजेंटली अफ्रीका के अंदर ऐसी बहुत सारी कंट्रीज हैं जहां पे सिविलियन लीडरशिप को मिलिट्री डिक्टेटरशिप ने रिप्लेस कर दिया है, बट स्टिल देयर इज वन कंट्री और जिसमें अभी टर्मोइल चल रहा है क्योंकि ऐसा फर्स्ट टाइम शायद हिस्ट्री में होने वाला है कि यहां पे पीसफुल ट्रांसफर ऑफ पावर नहीं होगा। व्हाट इज पीसफुल ट्रांसफर ऑफ पावर? कि जैसे फॉर एग्जांपल इंडिया में जब भी इलेक्शंस होते हैं तो जो भी रूलिंग पार्टी होती है अगर वो इलेक्शंस हार जाती है तो जो पार्टी जीतती है उसको पीसफुल ट्रांसफर ऑफ पावर कर देती है। ठीक है, बट ऐसा एक्चुअल में फर्स्ट टाइम अफ्रीका की इस कंट्री में भी शायद पॉसिबल हो जाए कि फर्स्ट टाइम मिलिट्री कूप या सिविल वॉर्स या सिविल अनरेस्ट हो जाए। सो ऑप्शंस आपके हैं बुर्किना फासो, माली, नाइगर एंड सेनेगल। सो आंसर हियर इज सेनेगल। तो आप जब आपका न्यूज़पेपर देखोगे तो उसमें ये न्यूज भी आपकी कवर्ड मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सो अनदर क्वेश्चन फ्रॉम अफ्रीका अगेन। सो ये वाला क्वेश्चन भी आपका न्यूज में आ रहा है बहुत ज्यादा कि एक कंट्री है अफ्रीका के अंदर में जहां पे इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा राइज हो चुका है बिकॉज वहां की मॉनेटरी पॉलिसी क्या होती है? बेसिकली जो सेंट्रल बैंक जैसे इंडिया में आरबीआई जो पॉलिसीज रेगुलेट करता है वो सारी की सारी मॉनेटरी पॉलिसी का पार्ट होती है। और जब मॉनेटरी पॉलिसी बेसिकली डील करती है इंटरेस्ट रेट से, बैंक किस इंटरेस्ट रेट पे पैसा दे रहा है या बैंक किस रेट पे इंटरेस्ट रेट पे पैसा ले रहे हैं। सो उसमें जो चेंजेस हुए उस वजह से वहां पे इन्फ्लेशन इंक्रीज हो गया एंड बिकॉज ऑफ विच जो अफ्रीका की सबसे लार्जेस्ट पॉपुलस कंट्री एंड एज वेल द लार्जेस्ट इकोनॉमी है उसके अंदर देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि एक बड़ा इकोनॉमिक क्राइसिस आ जाए और एक्चुअल में आ ही चुका है। सो ऑप्शंस आपके हैं इजिप्ट, नाइजीरिया, घाना एंड इथियोपिया।
सो आंसर हियर इज नाइजीरिया। नाइजीरिया जो है अफ्रीका की सबसे लार्जेस्ट पॉपुलेटेड कंट्री है, एज वेल इट इज द लार्जेस्ट इकोनॉमी ऑल्सो। ऑल्दो इकोनॉमी के टर्म्स में इजिप्ट से थोड़ी सी $20 का ही फर्क है, बट पॉपुलेशन के मामले में ये सेकंड जो है आपका इथोपिया, उससे डबल पॉपुलेशन है। अराउंड इथोपिया के अंदर 10 करोड़ पीपल हैं, वहीं नाइजीरिया के अंदर 20 करोड़ पीपल हैं, विच इज स्टिल लेस देन द पॉपुलेशन ऑफ उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये बहुत ऑफ्ट रिपीटेड आपका क्वेश्चन हो चुका है, बट स्टिल एक बार इसको फिर से करते हैं। फ्री मूवमेंट regime which has been scrapped by India allowed cross border movement up to 16 किलोमीटर without a visa for tribals along the borders of। सो ट्राइबल्स वी अंडरस्टैंड कि यूजुअली जो अभी भी फॉरेस्ट एरिया में करते हैं, जो अभी भी मेन स्ट्रीम से नहीं जुड़ पाए हैं, तो नॉर्थ ईस्ट की जो स्टेट्स उसमें बहुत सारी ऐसी ट्राइबल पॉपुलेशन है जो जिनका रिलेशन अक्रॉस द बॉर्डर भी होता है, वहां पे वो शादियां भी करते हैं, वहां पे उनके बिजनेस रिलेशनशिप भी होते हैं। सो उसी को मद्देनजर रखते हुए, उसको एक कंटेक्स्ट में रखते हुए इंडिया और इस कंट्री ने एक फ्री मूवमेंट रजीम स्टार्ट करी थी, जिसके अंदर जो ट्राइबल्स हैं जो बॉर्डर के दोनों साइड रहते थे, उनको विदाउट वीजा, वीजा का मतलब होता है परमिशन टू विजिट अ कंट्री, उसके बिना वो 16 किलोमीटर तक ट्रैवल कर सकते थे एक दूसरे कंट्री में। बट बिकॉज मणिपुर के अंदर प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई, ट्राइबल कंफ्लिक्ट स्टार्ट हो गया, उसकी वजह से इंडिया डिसाइडेड कि हम फ्री मूवमेंट रजीम को अब कैंसिल आउट कर देंगे या खत्म कर देंगे। सो एक्चुअल में जो फ्री मूवमेंट रजीम थी, आउट ऑफ द 4 ऑप्शन, इट वाज अ रजीम विच इंडिया हैड विद म्यांमार। सो आंसर हियर वुड बी म्यांमार। नेक्स्ट पे आते हैं। सो अभी ये भी आपके आज के न्यूज में ही आया है कि इंडिया ने, अब अगर आप इसका आज का एडिटोरियल पढ़ोगे तो उसका जो लेफ्ट साइड का अपर एडिटोरियल है, वहां से क्वेश्चन बना है आपका। सो इंडिया ने रिसेंटली एक बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी साइन करी है इन 4 में से एक कंट्री के साथ। सो इनमें से जो बाकी कंट्रीज हैं उनके साथ पहले से ही साइन थी, और फाइनली मोदी गवर्नमेंट ने अपना फर्स्ट बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी इस कंट्री के साथ साइन करा है। बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी क्या होती है? बेसिकली बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी अगर किसी कंट्री के साथ होती है तो दोनों कंट्रीज की जो कंपनीज होती हैं, इन्वेस्टर्स होते हैं, उनको इन्वेस्ट करना इजी हो जाता है, उनके लिए जो रेगुलेशंस लगते हैं वो इजी हो जाते हैं। कोई कंपनी का पैसा सिविल या क्रिमिनल केस में फंस गया है तो उसकी कंपनी उसको वही ट्रीटमेंट देती है जो उसको उसकी ओरिजिन कंट्री में मिलता है। मोस्ट फेवर्ड नेशन या नेशनल ट्रीटमेंट जो WTO के प्रिंसिपल्स हैं वो उन कंपनीज पे भी अप्लाई होना स्टार्ट हो जाते हैं। सो अभी इंडिया ने फाइनली, या मोदी गवर्नमेंट ने अपना पहला बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी किस कंट्री के साथ किया है? दिस इज योर क्वेश्चन। सो ऑप्शन है आपके US, EU, UAE एंड सिंगापुर, एंड द आंसर हियर इज UAE। यूएई में अभी अभी मोदी जी ने विजिट भी किया था, एंड वहां पे उन्होंने लार्जेस्ट हिंदू टेंपल, वहां का यूएई का फर्स्ट हिंदू टेंपल भी ओपन अप करा है। उसके अलावा वहां पे वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट हुई थी दुबई के अंदर, उसमें वो पार्टिसिपेशन करते, एज वेल एज 10 ऐसे बायलैटरल एग्रीमेंट्स थे, एंड BIT इज वन ऑफ देम जो इंडिया ने यूएई के साथ साइन किया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अनदर मिडल ईस्ट हैज बीन इन न्यूज अ लॉट, और लास्ट ईयर भी न्यूज में था बिकॉज देयर वाज इजराइल पैलेस्टीन वॉर जो लास्ट ईयर स्टार्ट हुआ था और अभी भी कंटिन्यू कर रहा है। उसके अलावा मिडल ईस्ट के अंदर क्राइसिस फिर से स्टार्ट हो गया है। सो अगर आपको वहां की थोड़ी बहुत ज्योग्राफी या उसका आइडिया हो तो इंडिया ने भी उसके अंदर अपनी पावर दिखानी शो कर दी है, और उसके लिए इसने एक ग्रुपिंग क्रिएट करा है जिससे वो उसके अंदर थोड़ा बहुत अपना इंफ्लुएंस जमाना चाह रहा है। सो I2U2 एक इनिशिएटिव है जिसको अपन वेस्ट एशियन क्वाड भी कहते हैं। वेस्ट एशिया के अंदर जो क्वाड है उसको भी अपन I2U2 भी बोलते हैं। और ये क्वाड बेसिकली है क्या? सो ये क्वाड वो एक और क्वाड है इंडिया का। फॉर एग्जांपल इंडिया का क्वाड है इंडिया, आपका ऑस्ट्रेलिया, जापान एंड US के साथ, और सिमिलरली जब अपन ने 4 कंट्रीज का एक और ग्रुपिंग बनाया तो उसको अपन वेस्ट एशियन क्वाड भी कहते हैं। सो द क्वेश्चन इज रिगार्डिंग विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इज अ मेंबर ऑफ I2U2। सो जो I2U2 है ये बेसिकली 4 कंट्रीज के नाम है, एंड आपके ऑप्शंस हैं इंडोनेशिया, ईरान, इराक एंड इजराइल। सो I2U2 अगर मैं आपको बताऊं तो I2U2 स्टैंड फॉर इंडिया, इजराइल, यूनाइटेड स्टेट्स एंड UAE। सो यहां पे ऐसा आंसर हो जाएगा आपका इजराइल। बाकी ईरान और इजराइल साथ में आ नहीं सकते, इराक एंड इंडोनेशिया का वहां पे लेना देना इतना बनता नहीं है। सो I2U2 के अंदर विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेंबर कंट्री ऑफ I2U2? सो आंसर वुड बी इजराइल।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. सो अनदर इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट विच हैज हैपेंड इन द सेक्टर ऑफ एजुकेशन इन इंडिया इज कि अभी एक सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया है एंड वहां पे सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि वन ऑफ दीज डिग्री इज नॉट गुड इनफ if a person wants to become a teacher from primary education. So it is possible कि आप मिडिल क्लास या हायर एजुकेशन की क्लासेस को पढ़ा सकते हो, बट जो प्राइमरी स्कूल के स्टूडेंट्स होते हैं उनको पढ़ाने के लिए डिफरेंट स्किल सेट चाहिए होगा. तो उस चीज को कंटेक्स्ट में रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने डिक्लेयर करा कि वन ऑफ दिस डिग्री इज नॉट अ रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन फॉर टीचिंग प्राइमरी सेक्टर एजुकेशनल स्टूडेंट्स. सो इसके अंदर अपन अपने ऑप्शंस हैं. फर्स्ट इज बैचलर ऑफ एजुकेशन, सेकंड इज डिप्लोमा इन एजुकेशन, थर्ड इज डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन एंड फोर्थ इज बैचलर ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन. सो इसका आंसर इज ए, बैचलर ऑफ एजुकेशन, जो बहुत ही कॉमन डिग्री है. सो यहां पे सुप्रीम कोर्ट ने क्लैरिफाई करा है कि बैचलर ऑफ एजुकेशन जो डिग्री होती है, बीएड की जो डिग्री होती है, दैट इज ओनली इनफ फॉर मिडिल एंड हायर एजुकेशनल क्लासेस एंड इट इज नॉट अ गुड क्वालिफिकेशन रिक्वायरमेंट फॉर प्राइमरी एजुकेशन. सो अगर आपको प्राइमरी एजुकेशन का टीचर बनना है तो आपके पास नीचे की 3 डिग्री उनमें से एक होनी जरूरी है. नेक्स्ट क्वेश्चन. सो अभी इजराइल पैलेस्टीन का वॉर चल रहा है. सो फिर से ये एरिया एक्टिव हुआ है तो वापस से कोर्ट्स भी एक्टिव हो चुके हैं. तो यूनाइटेड नेशन का जो कोर्ट है जिसको अपन इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस या आईसीजे भी बोलते हैं, उसके अंदर हेयरिंग स्टार्ट हो रही है. सो क्वेश्चन इज रिगार्डिंग how many judges are there in the ICJ. So you must know कि एक इंडियन भी है, दलवीर भंडारी, he is part of the ICJ and it is a bench of, या टोटल स्ट्रेंथ कितनी है. ऑल्सो रिमेंबर जैसे इंडिया के अंदर सुप्रीम कोर्ट की बेंचेस अलग अलग साइजेस की हो सकती है, 1 जज बेंच, 3 जज बेंच, 5, 7, 9 एक्सेट्रा. आईसीजे की जो बेंच होती है वो पूरी की पूरी एक साथ बैठती है एंड इट इज अ 15 जज बेंच. सो आंसर फॉर अस वुड बी 15 जजेस. नेक्स्ट पे आते हैं. सो अब एक्चुअल में इस साल आपके लोकसभा के इलेक्शंस होने वाले, पार्लियामेंट्री इलेक्शंस होने वाले हैं. सो वी कैन एक्सपेक्ट कि इस बार इलेक्शन रिलेटेड क्वेश्चंस आपके क्लैट में या एलेट में या अदर लो एंट्रेंस टेस्ट के अंदर भी आ सकते हैं. सो उससे रिगार्डिंग एक क्वेश्चन बनाया है जो आज के आपके हिंदू के अंदर भी आया हुआ है जिसके बारे में इंफॉर्मेशन. सो क्वेश्चन इज कि इंडिया की लार्जेस्ट पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी कौन सी है इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ इलेक्टर्स, यानी इलेक्शन में वोट करने वाले लोगों के हिसाब से सबसे बड़ी पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी इंडिया की कौन सी है. सो इसके 4 ऑप्शन है आपके पास. मलकजगिरी तेलंगाना में, सेकंड इज लद्दाख जो यूटी है लद्दाख उसका पार्ट है, थर्ड इज प्रयागराज इन उत्तर प्रदेश मोस्ट पॉपुलर स्टेट एंड फोर्थ इज बाड़मेर राजस्थान. सो आंसर फॉर अस इन द टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ इलेक्टर्स द लार्जेस्ट पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी इज मलकजगिरी इन तेलंगाना. अगर मैं बाय द टर्म्स ऑफ एरिया बोलूंगा सो आंसर वुड बी लद्दाख, बट इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ इलेक्टर्स द आंसर इज मलकजगिरी तेलंगाना. नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. सो आपका क्लाइमेट चेंज इज अ बिग इश्यू ऑलवेज. सो यूएनएफसीसी जो है आपकी यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, ये हर कुछ सालों में स्टॉक टेक करती है. स्टॉक टेक का मतलब है कि एक बार का प्रोग्रेस चेक करना कि सारी कंट्रीज के जो गोल्स हैं पेरिस एग्रीमेंट के हिसाब से वो कहां पे हैं, तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन बना है. सो क्वेश्चन इज टू असेस द वर्ल्ड्स प्रोग्रेस टुवर्ड्स द गोल्स ऑफ द पेरिस एग्रीमेंट, यूएनएफसीसी कंट्रीज कंडक्ट अ ग्लोबल स्टॉक टेक every how many years, every how many years. So options are 2, 3, 4 and 5 and the answer here is 5. So हर 5 साल में एक बार का प्रोग्रेस चेक किया जाता है कि वेयर पेरिस एग्रीमेंट के हिसाब से सारी कंट्रीज के गोल किस लेवल पे हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. अगेन अनदर क्वेश्चन फ्रॉम मिडल ईस्ट कि वहां पे एक कुड्स फोर्स करके है. ये कुड्स फोर्स एक स्पेशलाइज्ड यूनिट है जो अनकन्वेंशनल वॉरफेयर में या गुरिल्ला वॉरफेयर के अंदर स्पेशलाइज करती है. तो ये कुड्स फोर्स है, ये न्यूज में इसलिए भी है बिकॉज इस कंट्री के ही एक ऑफिसर जनरल सुलेमानी, इनको एक ड्रोन अटैक में 3-4 साल पहले डेथ इनकी ऐसे अटैक करा गया था यूएस के द्वारा, और अभी अभी उनका एक फ्यूनरल हो रहा था ईरान के अंदर में और वहां पर भी आईएस ने अटैक कर दिया था जिससे more than 100 people died. So answer here is actually Iran. So ईरान की ये कुड्स फोर्स है जो एक्चुअल में अनकन्वेंशनल वॉरफेयर में पार्टिसिपेट करती है. नेक्स्ट पे आते हैं. Which Indian space vehicle earned the nickname Naughty Boy due to its repeated failure in the past? So अभी कुछ दिन पहले ही इसरो ने अपना इनसेट 3DS करके जो सैटेलाइट था उसको स्पेस में लॉन्च किया था, और उसमें जो आपका रॉकेट लॉन्चर यूज किया गया था वो कुछ सालों से नॉटी बॉय के नाम से जाना जा रहा था बिकॉज उसके लास्ट 15 उसके जो लॉन्चेस थे उसमें से 4 बार वो फेल हो चुका था, बिकॉज ऑफ विच अब उस पर कम रिलायबिलिटी हो रही थी. एंड इट हैज बिकम अ गुड न्यूज फॉर इंडिया या इसरो कि उसके बाद ये वाला
जब प्लान सक्सेसफुल हुआ है तो अब आगे के जो आपके रॉकेट लॉन्च मिशन होंगे उसमें भी उसको यूज किया जाएगा। सो ऑप्शन यहां पे आपके थे IRNSS, इनसेट 3D जो सैटेलाइट ही थी, PSLV विच इज द मेन पावर हाउस ऑफ इसरो, एंड फोर्थ इज GSLV। सो एक्चुअल में जो आपकी नॉटी बॉय का टैग नेम मिला हुआ था वो मिला हुआ था GSLV को, जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल को। नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट इज योर PVTG, पर्टिकुलरली वर्नेबल ट्राइबल ग्रुप्स। सो इंडिया के अंदर ट्राइबल्स को मेन स्ट्रीम में लाने के लिए उनको शेड्यूल्ड कास्ट शेड्यूल्ड ट्राइब्स के अंदर इंक्लूड किया जाता है। उसके अलावा भी कुछ अलग प्रोग्राम्स होते हैं जिसमें गवर्नमेंट ने ये रियलाइज करा कि सिर्फ शेड्यूल्ड ट्राइब्स में इंक्लूड करके उनको अपन मेन स्ट्रीम का पार्ट नहीं बना पाएंगे या उनको जो बेसिक फैसिलिटीज अपन नहीं दे पाएंगे, तो शेड्यूल्ड ट्राइब्स के अंदर भी एक सब कैटेगरी बनाई गई विच इज नोन एज PVTGs। सो क्वेश्चन हियर इज कि जो ये PVTGs हैं, जो कितनी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कितनी PVTGs को रिकॉग्नाइज कर रखा है। सो ऑप्शंस आर 25, 50, 75 एंड 100। और आप अगर न्यूज़पेपर को ध्यान से पढ़ोगे तो यू विल फाइंड आउट कि देयर आर 75 रिकॉग्नाइज्ड PVTGs इन इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम डिफेंस सेक्टर। डिफेंस सेक्टर भी आपका एक बहुत अपकमिंग टॉपिक रहता है हमेशा क्लैट के अंदर में। सो क्वेश्चन इज रिगार्डिंग कि जो वायु शक्ति आपकी ट्राइनियल एक्सरसाइज यानी वंस इन 3 years होती है, वो इस बार किस एरिया में या किस सेक्टर में ऑर्गेनाइज करी गई थी। सो ऑप्शंस वर पोखरन, अंबाला, हासीमारा एंड जामनगर। एंड इफ यू हैव रेड योर न्यूज़पेपर यू वुड नो दैट द एक्सरसाइज वायु शक्ति हैपेंड इन पोखरन। सो नेक्स्ट सेकंड लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सो अभी ये भी एक और न्यूज में आया था कि आपका जाम्बिया जो एक कंट्री है अफ्रीका के अंदर, आज आपके 3-4 क्वेश्चंस आ गए हैं अफ्रीका से, उसके कोलेरा वहां पे एक बीमारी हुई है जो बहुत कॉमन इलनेस है। अब उस कोलेरा के बारे में क्वेश्चन बनाया गया है कि इट्स अ डायरियल इलनेस विच इज कॉज्ड बाय विब्रियो कोलेरा विच इज ए टाइप ऑफ व्हाट। So options are bacteria, fungi, protozoa और वायरस। So Vibrio cholera it's a kind of bacteria जिससे डायरियल इलनेस हो जाती है और ये कई बार लाइफ थ्रेटनिंग भी हो जाती है। So इसका भी आपका एक क्वेश्चन बना है, आंसर इज बैक्टीरिया हियर। सो लेट्स कम टू द लास्ट क्वेश्चन। सो इस बार आपने अगर पुराने वीडियोस देखे होंगे तो हमने वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस को कवर करा था, जिससे अपने को ये पता पड़ा था कि इस बार जम्मू कश्मीर के अंदर या बहुत जगहों पे आपकी रेनफॉल एंड स्नोफॉल प्रॉपरली नहीं हुई है। सो उससे ही रिलेटेड अपन एक क्वेश्चन बनाया है विच इज व्हाट इज द टर्म फॉर द 40-day पीरियड ऑफ सीवियर विंटर कोल्ड, जो एक्चुअल में इस साल नहीं हुई है, कॉजिंग अ सिग्निफिकेंट ड्रॉप इन टेम्परेचर्स एंड फ्रीजिंग ऑफ वाटर बॉडीज लाइक दाल लेक इन द कश्मीर वैली। सो 4 ऑप्शन बनाए गए हैं, बर्फानी जमन, जर्द गुलाब, सर्दी ठर एंड चिलाई किलन। तो जो ये 40 डे का सीवियर विंटर कोल्ड था जो इस बार एक्चुअल में हुआ नहीं है, उस पीरियड को बोला जाता है चिलाई कलन। सो आंसर वुड बी डी फॉर यू। सो थैंक यू क्लास, दैट्स इट फॉर टुडे, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।